स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये सारे इस चैप्टर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें इन रिसोर्सेज को जो है, ये रिसोर्सेज इम्पोर्टेंस क्यों है, इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अगर कंजर्वेशन की बात आई है तो ज़रूर यहाँ पे कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, इन सभी इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द ये चैप्टर जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। लैंड, सॉइल, वाटर आर दी रिसोर्सेज विच बिलोंग टू अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो लैंड, सॉइल, वाटर जो है ये रिसोर्सेज अबायोटिक है, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वेयर एज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम को बताया गया है, वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल किंगडम को बताया गया है, ये सारे बायोटिक में आते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इन्हीं से ही तो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट बना है, अबायोटिक और बायोटिक के मिक्सचर से। अब हम बात करेंगे लैंड का। हमारा फर्स्ट जो रिसोर्स है जिसको लेकर के हम पढ़ने वाले हैं वो है लैंड। लैंड इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, जो कि 30% टोटल एरिया अर्थ सरफेस को कवर कर रहा है। पर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 90% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% लैंड में ही रहता है, और 70% लैंड में जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है वेरियस फैक्टर, जैसे कि उसका क्लाइमेट, वाटर, कहीं पर वाटर अवेलेबल नहीं है, डेजर्ट लाइक एरिया, माउंटेन लाइक एरिया, प्लेटूज़, वहाँ पे लोग रहना उतना पसंद नहीं करते जितना कि रिवर वैली, प्लेन एरिया, इन सब जगहों पे रहना पसंद करते हैं। इसीलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अर्थ के सरफेस को 30% लैंड और 70% वाटर ने कवर कर रखा है। ठीक है, एक्चुअली 71 और 29 का रेशियो रहता है, और यहाँ पे बोला गया है आउट ऑफ दैट ओनली 30% लैंड में ही जो है लोग रहते हैं। 90% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो 30% लैंड में ही रहता है। होप इज़ इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि मैंने आपको बता ही दिया कि लोग जो है वो रफ एरिया में, ठीक है, स्लोपी एरिया में, माउंटेन रीजन में, लो लाइंग एरियाज़ में, जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, डेजर्ट एरिया में, थिकली फॉरेस्ट एरिया में रहना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? जैसे कि प्लेन, रिवर वैली, क्योंकि जिसमें कि क्या होता है, विच हैव सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर जो है वो अभी भी ज़्यादा ऑक्यूपेशन को कवर कर रहा है। मतलब पहले अगर हम देखेंगे इवन कि विलेजेस में भी सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन से जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं वो है एग्रीकल्चर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर में ही कवर हो रहा है। अब आई थिंक लैंड का यहाँ तक क्लियर है। लैंड यूज़, लैंड का यूज़ कैसे होता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड, इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में जो है लैंड यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है ना। फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़, टू काइंड्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़, एक फिजिकल फैक्टर और एक ह्यूमन फैक्टर। पढ़ते हैं आगे। फिजिकल फैक्टर क्या है? फिजिकल मीन्स उसकी ऊपरी बात कहीं गई होगी, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, एबिलिटी ऑफ वाटर, ये सारा फैक्टर किस में आ जाता है? फिजिकल फैक्टर में। टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, एबिलिटी ऑफ वाटर। और ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या आ जाता है? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या आ जाता है?
पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन से ही पॉपुलेशन जुड़ा है और ह्यूमन की वजह से टेक्नोलॉजी है, तो ह्यूमन फैक्टर में ये दोनों चीज़ें हैं। फिजिकल फैक्टर यानी कि जो ऊपरी ऊपरी हम जोग्राफिकल एरिया बताते हैं, तो टॉपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, ये सारे होते हैं। ओनरशिप, लैंड के ओनरशिप भी दो तरीके के हैं, प्राइवेट एंड कम्युनिटी। ऑब्वियस, प्राइवेट मतलब एक इंडिविजुअली और एक फैमिली का जो है वो पर्सनल उनका पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसे प्राइवेट लैंड कहते हैं। और कम्युनिटी का मतलब होता है जो कॉमन यूज़ के लिए होता है, सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। चाहे वो उसमें फोडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स को जो है प्रोड्यूस करे, ये सारा एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के अंडर में आता है। ज़्यादातर आपको कम्युनिटी लैंड जो है आपको विलेज लाइक एरियाज़ में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। सिटी में तो ऐसा कोई भी कम्युनिटी लैंड दिखता नहीं है, बहुत ही कम दिखता है। द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज़ ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अभी तक तो हमने बहुत अच्छा पढ़ा, ये है वो है, पर अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर का मेन कंसर्न कि डिमांड जो है लैंड का बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। पर प्रॉब्लम ये है, हमने अभी पढ़ा कि ओनली 90% जो पॉपुलेशन है वो 30% लैंड में रहता है, ओनली 30%। तो लैंड जो है वो लिमिटेड है, पर पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है। और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, डिमांड भी। ये बात आपको समझ में आ गई। द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न शोज द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। हम जिस तरीके से लैंड को यूज़ करते हैं उस तरीके से अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस है। पहले जो है फार्मिंग लैंड बहुत ज़्यादा था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर लैंड है, या आपके एनसीईआरटी बुक में एक इस तरीके से पिक्चर भी बना हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड 50% हो गया, 50% लैंड में जो है लोगों ने सेटलमेंट, इंडस्ट्री वगैरह बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे थर्ड पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं, अब सीधा सिटी अर्बनाइजेशन हो गया है, ठीक है। और फोर्थ पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा कि ग्रीनरी दूर दूर तक नहीं है, सारे के सारे कंक्रीट के जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। मतलब धीरे धीरे हमारी सोसाइटी जो है वो एनवायरनमेंट से डिटैच होती जा रही है, ठीक है। ज़्यादा जो है वो मैकेनिज़्म में ज़्यादा वो डिपेंड होना शुरू हो गया है और एनवायरनमेंट से उतना ही ज़्यादा दूर हम जाने लगे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोशन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। क्या क्या है, लैंड का थ्रेट, ठीक है। क्या क्या है, थ्रेट का मतलब किस तरीके से ये हार्म हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी ख़त्म होती जा रही है, लैंड स्लाइड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, टॉप सॉइल जो है जिसमें कि ह्यूमस और वेजिटेशन की पॉसिबिलिटीज़ होती है वो जो है धुलता हुआ जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, बंजर बनता जा रहा है। ये सारे क्या है, ये सब कुछ क्या है, थ्रेट है एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है और पॉपुलेशन के साथ साथ उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। अब जब हमें थ्रेट पता चल गया है, अब इसका कंजर्वेशन, इसको बचाना भी पड़ेगा। अब हम बचाए कैसे लैंड रिसोर्सेस को। Growing population and their ever-growing demand has to the large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing the natural resources. ये अभी हमने पढ़ा है। इन सभी को हमें क्या करते रहना पड़ेगा, हमें चेक करते रहना पड़ेगा। कैसे, ये देखिए थर्ड वाले पॉइंट में बिल्कुल क्लियर है। द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड आर एफॉरेस्टेशन, और ज़्यादा प्लांट लगाइए, लैंड रिक्लेमेशन,
regulated use of chemical pesticides and fertilizer and check on overgrazing. इन सब चीज़ों को हमें क्या करते रहना पड़ेगा, मतलब यहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि हम कैसे जो है लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, तो ये थर्ड वाला पॉइंट उसका आंसर हो गया. अगर ये पूछा जाएगा कि पीछे एक बार मैं लेकर के जाती हूँ कि हमारा जो है मेजर थ्रेट क्या है, तो ये जो 9th पॉइंट है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट. ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. अब लैंड का हमें थ्रेट समझ में यूज समझ में आ गया, थ्रेट समझ में आ गया, हाउ टू कंजर्व लैंड रिसोर्स ये भी समझ में आ गया. अब हम दूसरे रिसोर्स पे आते हैं, वो है सॉइल. सॉइल क्या है? इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये किस चीज़ से बना हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक. ठीक है, अब 4 लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसका पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट लेयर जो है उसे टॉप सॉइल कहते हैं, जिसमें कि ह्यूमस और वेजिटेशन कंटेन करता है. सेकेंड लेयर है सब सॉइल विथ सैंड, क्लेट एंड क्ले. थर्ड लेयर है वेदर रॉक मटेरियल. फोर्थ लेयर है पेरेंट रॉक. ये देखिए, फर्स्ट लेयर में ही आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. सेकेंड में सब सॉइल है, ठीक है, फिर पेरेंट मटेरियल है, फिर बेड रॉक है. तो मतलब अगर आपका किसी भी तरीके का मतलब मेरा है कि कोई भी जो एजेंट है, ठीक है ना, नेचुरल एजेंट किसे किसे बोला जाता है? विंड, एयर, विंड में ये एयर आ गया, वाटर, विंड और वाटर की बात करते हैं. जब बारिश का पानी जो है अगर टॉप सॉइल को वॉश अवे करके लेकर के जाए, यानी कि धुलता हुआ लेकर के चला जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी, क्योंकि टॉप सॉइल में ही आप सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमस और वेजिटेशन प्रेजेंट होता है. फिर BCD इनमें नहीं होता है. इन लेयर्स में आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, ये मैटर अगर आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप उसको हैंडल कर सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इसको आप एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, फैक्टर क्या है? नेचुरल फैक्टर क्या है? पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. ठीक है, अदर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल्स, कंटेंट. ठीक है, ये सारी चीज़ें. आगे बढ़ते हैं. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये दोनों चीज़ें ही हैं यहाँ पे. तो सॉइल खराब कैसे हो रहा है? मेजर थ्रेट क्या है सॉइल का? ठीक है, डिग्रेड क्यों हो रहा है? ऑब्वियस ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल फैक्टर्स are responsible for degradation of soil. Deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers, pesticides, rainwater, landslide, flood are the factor which lead to soil degradation. अब इनको हम सॉइल को जो है हमें कंजर्व करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सॉइल को हम बचाएंगे कैसे? तो सबसे पहले सॉइल का जो थ्रेड है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है, एसिड रेन, ये सारे जो है ये सारे ऐसे फैक्टर है जो कि सॉइल को ख़राब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं. अब हम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, काफ़ी सारे मेथड्स हैं. ठीक है, काउंटर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग. ठीक है, तो अब हम जो है कम से कम हमें 2-3 जितना भी आपसे याद हो सके आप सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को ज़रूर याद करें. ठीक है,
इंटरक्रॉपिंग, मल्चिंग, काउंटिंग बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट, काउंटर प्लॉगिंग, ये सारे सॉइल कंजर्वेशन के मेथड है जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में अलग अलग 2-3 लाइंस के जो है दे रखे हैं। शेल्टर बेल्ट देखिए, शेल्टर बेल्ट क्या है? शेल्टर बेल्ट है कि जो ट्रीज़ के ना ऐसे रोज़ बना दिए जाते हैं ताकि कि अगर हवा चले, अगर हवा जो है वो टॉप, मैंने कहा ना एजेंट होता है तो वो वाटर और विंड होता है, तो अगर किसी तरीके से समझ लीजिए कि टॉप सॉइल को हमें किसी भी तरीके से बचाना है ना, अगर एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर में टॉप सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टॉप सॉइल को हमें बचाना है, तो टॉप सॉइल को जैसे हवा चली और टॉप सॉइल को वो अपने साथ उड़ा के लेकर के जा रही है, तो इसीलिए जैसे रोड में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ताकि स्पीड कम हो जाए, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करूँ, देखिए अगर आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े पेड़ जैसे, एक झाड़ी जैसे एक बाउंड्रीज बना दिए गए हैं ताकि कि जब विंड जो है टॉप सॉइल को लेकर के जाए तो इन सभी झाड़ियों में जो है वो अटक जाए। और अटकने से क्या होता है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर में जब आप व्हीकल, जब आप कोई कार या कोई भी अपना स्कूटी, 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या होता है वो, जिसे हम बम्पर भी बोलते हैं, है ना, स्पीड ब्रेकर से लगते ही, जैसे ही अचानक से आप स्पीड में आ रहे थे, अचानक से आपके रास्ते में कुछ चीज़ आई और आपका जो है स्पीड अचानक से कम हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये बैरियर्स लगा कर के कोशिश की गई है कि जो विंड का जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं इन पेड़ों से टकराए और उसका स्पीड कम हो जाए। जैसे उसका स्पीड कम हो जाएगा तो वो जो टॉप सॉइल को लेकर के जा रहा था वो भी कम हो जाएगा, टॉप सॉइल जो है वहीं पर ही गिर जाएगा और आगे वो अपने साथ उसको कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग यानी कि एक ही फील्ड में जो है 2 क्रॉप्स को ग्रो करना। ठीक है, 2 क्रॉप्स को ग्रो करना एक ही फील्ड में, एक ही समय में। ये देखिए, इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनाइट पैटर्न। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर देखिए, एक बीच में एक बाउंड्री बना करके जो है इंटरक्रॉपिंग यानी कि एक ही फील्ड में एक ही टाइम पे एक क्रॉप की जगह 2 क्रॉप ग्रो होना, ताकि कि आपका टाइम भी बच जाएगा और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा। ये अलग से एक सेपरेट पिक्चर मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको समझ में आए। टेरेसिंग या टेरेस फार्मिंग भी आपकी बुक में है। ये देखिए, ये ज़्यादा हिली एरियाज़ में, हिली साइड एरियाज़ में इसको किया जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। स्टेप्स बना दिए गए हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसे नहीं थे, ये स्लोपी एरियाज़ थे, ठीक है ना, स्लोपी। तो इनको जो है स्टेप्स बना दिए गए ताकि कि यहाँ पे जो है पानी ठहरे और यहाँ पे ये लोग इरिगेशन कर सके। आगे बढ़ते हैं। यही सारे, इतने सारे जो है, ये सारे सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को ही डिस्कस किया गया है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स वहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट है वाटर। ऑब्वियस वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वाटर प्लैनेट। इसीलिए, क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वाटर प्लैनेट। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ओशियन वाटर जो है वो सलाइन है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सॉल्टी है, जिसकी वजह से ह्यूमन उसको कंजर्व नहीं कर सकता है। फ्रेश वाटर कितना है, 2.7 ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल। ओनली 1% जो है वो फ्रेश वाटर है एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। और ये कहाँ, इसका सोर्स कहाँ पर है, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक एक्सेट्रा। फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंट है और सबसे बड़ी बात है, ना हम इसको ऐड कर सकते हैं वाटर को, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
और वाटर आप देखिए हर चीज़ के लिए हमारे लिए काम आता है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हो, हर चीज़ में जो है वाटर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम जो है हमारे मेजर कॉजेस ऑफ वाटर शॉर्टेज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रेजिंग डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ये सारा का सारा क्या है, वाटर स्केर्सिटीज़ के प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ वाटर एबिलिटी, ठीक है, तो वाटर एबिलिटी के प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि हम ठीक से फोर्थ वाला पॉइंट देखिए कि हम सारे के सारे जो हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना, हम वाटर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है वहाँ पर हम वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इससे हमारा वाटर जो है वो क्या हो रहा है, वो पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है ना। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि कि हम पानी का प्रॉपर यूज़ कर सकें। यहाँ पे एक पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। बहुत सारी, ये आपको खुद भी आता होगा, बहुत ही एक जेन्युइन सा चैप्टर है कि आपको पता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में चले जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो बायोस्फीयर में ही रह सकते हैं, इसीलिए चैप्टर के पहले ही आपको बता दिया कि लैंड, वाटर, सॉइल ये अबायोटिक है और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या है, बायोटिक। ठीक है। नैरो जोन जिसमें कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर होता है। लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर जो है वो एयर है। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर ही बायोस्फीयर बनता है और बायोस्फीयर में ही जो है क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रह सकते हैं। बायोस्फीयर जो है ये इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर है। फॉर सर्वाइवल इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए। जैसे कि प्लांट और ह्यूमन बींग जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज करते हैं, इसी तरीके से बताया गया है। ठीक है। फूड चेन की वजह से इंटरडिपेंडेंट दिखाया गया है। प्लांट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये तो बिल्कुल 2 क्लास वाली जो है 2nd क्लास के बच्चे भी जानते हैं। टिम्बर, शेल्टर ऑफ एनिमल, ठीक है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, act as a shelter belt, give us fruits, vegetables, help in storage of underground water, ये सारी चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आ जाता है, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, और ये हमें क्या देते हैं, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, वुल, ठीक है, फ्लावर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जैसे सॉइल और लैंड का भी हमने पढ़ा, तो नेचुरल वेजिटेशन भी जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के ऊपर। ठीक है। जिस तरीके से आपका टेम्परेचर होगा, मॉइस्चर होगा इस एरिया का, वैसे ही वेजिटेशन ग्रो होगा। तो वेजिटेशन क्या क्या है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और स्क्रब्स एंड तुंद्राज है। ये मेजर जो है वेजिटेशन है पूरे वर्ल्ड में। फॉरेस्ट वहीं पर ही ग्रो होंगे जहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। दिस एरियाज हैव हेवी रेनफॉल एंड ह्यूज ट्रीज। ग्रासलैंड कहाँ पे ग्रो होगा, जहाँ पर कि मॉडरेट रेनफॉल होगा, ना कम ना ज़्यादा। थ्रूनी शब्स और जो है मतलब एक झाड़िया जैसा एरिया कहाँ होगा, जहाँ पे लो रेनफॉल होता होगा। उन जगहों पे जो है ये पानी बहुत कम है ना, तो उन्हें जो है थ्रूनी बुशेस वगैरह ही वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। ठीक है। तुंद्रा वेजिटेशन जो है वो कोल्ड पोलर रीजन्स में होता है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही ठंड है, कोल्ड पोलर रीजन में तुंद्रा वेजिटेशन ग्रो होता है। अब यहाँ पे जो है एवरग्रीन एंड डिसिडियस की टाइप के बारे में बात की गई है, पर वो हमारे इसमें है नहीं। ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारे यहाँ पे नहीं है, जस्ट फॉर जानकारी के लिए, फॉर बेटर नॉलेज के लिए इसको दिया था। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अब हम कैसे बचाएं इन्हें। फॉरेस्ट हमारा वेल्थ है,
प्लांट हमें कितना कुछ देता है अभी हमने इसके पिछले वाले स्लाइड में ही पढ़ा। पोचिंग, क्योंकि हम एनिमल्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट शार्प डिक्लाइन हो रहा है एनिमल्स का। कुछ कुछ ऐसे स्पीशीज़ है जो कि लुप्त हो चुके हैं और या फिर कुछ जो है बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे हैं। ये इलीगल ट्रेड होता क्यों है? इनके स्किन, नेल और टिथ, हॉर्न, फीट और फेदर के लिए होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको? गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है? 6 पॉइंट में देखिए, नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कुछ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के स्टेप्स है। फिर से एक बार बता देते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का स्टेप क्या है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। Due to indiscrimination killing, several birds and animals have either become extinct और या फिर वो एक्सटिंक्ट हो मतलब बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे ही खड़े हैं, जिसके वजह से हमें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सोसाइटी में फैलाना पड़ेगा। वन महोत्सव यानी कि एक कम्युनिटी लेवल में जो है प्लांट्स को ग्रो किया जाए अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के एरियाज़ में। ठीक है, एज अ सिटीज़न ये हमारी क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, कि हम प्लांट और एनिमल को कंजर्व करें, क्योंकि बिना प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बिना हम नहीं जीवित रह सकते। इस बात का ध्यान दे दें। ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। चैप्टर बहुत ही ईजी है, पर आपको ये जो लैंड, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इनके आपको थ्रेड क्या क्या इनके प्रॉब्लम्स है और इनके कंजर्वेशन कैसे हम कर सकते हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। ये चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ओनली द 2 थिंग अराउंड, ये सारे के सारे रिसोर्सेज के जो है थ्रेट क्या है एंड हाउ कैन बी कंजर्व देम, इसी के ऊपर ये चैप्टर जो है पूरा आधार किया गया है। तो अगर ये चैप्टर जो है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू।